बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो महाजराई चल रही है, ख़ास तौर पे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और पावर शो की बात की जा रही थी जलसों के हवाले से। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आज काफ़ी रिमार्क्स दिए। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि उनका ये कहना था कि ये असम्बली की अंदरूनी जंग है, इससे असम्बली के अंदर ही लड़ा जाए तो बेहतर होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि रेड जोन में जलसा करने पर इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत और अपोजिशन को जलसे करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अब नाज़रीन, साथ साथ ये भी बात सामने आई कि यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो उनका ये कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोट डालने वाले दिन किसी को मजमे से गुजरना नहीं पड़ेगा। जिस तरह हुकूमत के दावे भी सामने आ रहे थे कि मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा, जो लोग तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट डालना चाहेंगे उन्हें आवाम के इस समंदर से गुजरना होगा। तो उस हवाले से भी बातें अब क्लियर होती चली जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं जाम शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर। जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। जाम साहब क्या कहते हैं सर, अब यानी वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है तहरीक अदम एतमाद का, लेकिन अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो 25 को इजलास बुलाने पर काफ़ी अपसेट नज़र आती हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बात इससे स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले पीटीआई कहती है कि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और डेमोक्रेसी में यकीन रखती है। तो सबसे पहली चीज यही आके हमें समझ नहीं आती कि जब अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और आप यकीन लोगों में रखते हैं, तो आज अगर लोग आपके खिलाफ हैं और अगर आपसे जो है वो नाराज हैं या वो आपके खिलाफ निकल आए हैं, तो आप उसको रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं अफसोस के साथ, जिनके खिलाफ कल का दिन आप खुद बातें करते थे, बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे। आज सबसे पहले आप ये देखें कि जिस तरीके से सिंध हाउस पे जो हमला किया गया, क्या सबसे पहले मुझे पता है कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर वो ना चाहते हुए भी अगर लोग आपके खिलाफ भी हैं, आपके खिलाफ जा रहे भी हैं, आप अपने मोअज़्ज़ज़ एमएनए को पहले लॉजेस में जाके धमकाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसके बाद वो वहां से निकलते हैं तो आप उनके पीछे सिंध हाउस में, जो कि आपकी जुरिसडिक्शन भी नहीं है, सूबे की जुरिसडिक्शन है, उसमें आप जाके लोगों को धमकाते हैं। आपके सिटिंग गवर्नमेंट के एमएनए दूसरे वहां जाके हल्ला बोलते हैं और आप जो है उस चीज के ऊपर खुश होते हैं। फिर आप जो तकरीरें करते हैं, अपनी उस तकरीरों में लोगों को इंटाइस करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोग जो है इनके रास्ते रोके, कल आपको जो है आपके बच्चों को जो है वो उधर जाके ये चीजें फेस करना पड़ेगी। किस किस्म का माहौल हम ला रहे हैं? अगर आपको यकीन है कि आपके पास नंबर्स पूरे हैं, अगर आपको यकीन है आप इतने ही पॉपुलर हैं, अगर आपको यकीन है आप लीडरशिप आपकी इतनी स्ट्रांग है, तो आप क्यों भाग रहे हैं? देखिए, इसमें मैं कोट करता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये आर्टिकल 54 आपका जो है, मैं तो कह रहा हूँ उससे भी इन्हेराफ कर रहे हैं आप। वो सीधा सीधा जब आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जब आपको कहा जाता है, आप उसको जो है 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने के, आपको कानून कहता है कि 14 दिन में आप बुलाएं, लेकिन आप 14 दिन में तो बुलाते नहीं है। उसके बाद आप एक बहाना बनाते हैं, बहाना बना के चीजों को आगे लेके जाते हैं, टाइम गेन करने की कोशिश करते हैं, डेस्परेट मेजर्स ले रहे हैं आप। ये मैं इसको कहूंगा डेस्परेट मेजर्स हैं जाम शब्बीर साहब। लेकिन सर जो इस पर जो उज़्र पेश किया गया है, ओआईसी का इजलास जो भी हो सर, एक मुल्क की इज्जत का मामला है, मुल्क की रिस्पेक्ट का मसला है। इस वक्त अगर आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी के चेयरमैन ने जो बयान दिया था कि किसको इजलास बुलाएंगे और अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग नहीं कॉल की गई तो फिर हम भी देखेंगे कि ओआईसी का इजलास कैसे होता है। सर ये भी तो बहुत बड़ा रिमार्क है, मतलब इस किस्म के रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे, क्या कहते हैं सर आप? डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहले तो इस चीज से तो कोई इसमें दो राय नहीं है। सबसे पहले हमारी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे पहले है। वो हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप ने भी हमेशा अपने मुल्क की, अपनी सॉवरेनिटी की बात की है। हमारे लीडर्स ने, चाहे वो हमारे अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, बीबी शहीद हो या जुल्फिकार अली भुट्टो हो, तो उन्होंने हमेशा, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले अपने मुल्क की और पाकिस्तान की बात की है।
अब आ जाए इस बात पे, देखिए अगर ओआईसी का इजलास आप रख रहे थे या आपने रखा हुआ था, तो मेरे ख्याल में आप गवर्नमेंट है, आपको पहले से पता था कौन सी तारीखों में और आपको किस डेट से वो रखा जा रहा है। लेकिन 14 दिन का टाइम आपको कानून कहता है कि 14 दिन के अंदर आप 6 दिन के बाद बुला लेते इजलास। आप 8 दिन नहीं के सर, बाद लेकिन बुला लेते। ओआईसी का इजलास पहले से तय था, 23 मार्च को होना मैं पहले। कह रहा हूँ, मैं यही डॉक्टर साहब ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहले से आपको पता था ना, तो आप उससे पहले इजलास बुला लेना। सही क्या 14 डेज पूरे सर होने के जो बाद बुला जो इस वक्त हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर पहले इजलास बुला लिया जाता तो क्या वजीर खारजा और वजीर आजम इस इजलास में शिरकत करते? देखिए एक बात सुने ना, अपना वजीर आजम साहब या अपना गवर्नमेंट साइड है, कब तक भागेगी इस चीज को। लेकिन बात तो सिंपल सी है, इतना बड़ा अगर वो सब चीज अगर सामने है हमारे, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते तो आप भी डॉक्टर साहब समझते हैं इस बात को, इजलास बुला चुके होते। सबसे बड़ा इश्यू टाइम गेन किया जा रहा है, सिंपल सी बात है। इट्स रिटन ऑन द वॉल डॉक्टर साहब, दुनिया क्या आपके लोगों को, आवाम को, सबको पता है। सर लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 25 तक कुछ चीजें सेटल हो जाएंगी, और जिस तरीके से इजलास को मौखिर किया गया है, और अब ये यानी इस अदम एतमाद की जो तहरीक पे इजलास बुलाना था, अब ओआईसी के इजलास और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि शायद हुकूमत की कुछ सेटलमेंट हो जाए, जिसके बाद शायद आपकी तहरीक के अदम एतमाद कामयाब ना हो सके। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो एक जमीर की आवाज है। देखिए अपना जो कि सबसे पहली बात ये कि सिटिंग गवर्नमेंट के एमएलए उनके खिलाफ जो है वो निकल आए हैं। सिटिंग गवर्नमेंट के अपने मिनिस्टर्स उनके खिलाफ हो गए हैं। तो वो वही लोग जो कल उनके साथ बैठे थे आज उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो इसमें ऑपोजिशन को तो आप छोड़ दें, उनके अपने लोग पहले इनको पता है कि इनके साथ जो लोग हैं वो सच्चे हैं या नहीं है, वो खुद उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। देखिए ये चीज कह देना कि अपना अभी तो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंशाल्लाह ताला हो सकता है इन 4-5 दिनों में आप हालात और ऐसे देखेंगे कि और लोग भी जो टूट के इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि माहौल इस तरह का नहीं है। लोगों की जमीर की आवाज है। देखिए जो भी अभी इस वक्त निकला है वो अपनी जमीर की आवाज पे 4 साल उन्होंने इंतजार किया, इन झूठे दावों और वादों के पीछे अपना टाइम जाया किया। उन लोगों ने वापस डॉक्टर साहब अपने हलकों में जाना वोट लेने, वो समझ रहे हैं इस चीज को। वो सिर्फ अगर इस तरह कुर्सियों पर बैठ के वक्त गुजार देंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनमें सिर्फ अपना ये करते रहेंगे तो उस चीज से वोट नहीं मिलेगा उनको। वोट पॉलिसीज काम की बुनियाद पे मिलेगा। काम उन्होंने किया नहीं, 5-4 साल में पार्टी ने उनको पूछा नहीं। उनकी लहजा, उनका बात करने का और तमीज जो है वो आज आप भी टीवी पे आप सुन रहे हैं। इंटरव्यूज में वो अपने एमएनए को किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, किस लहजे में उनसे बात करें, किस तरीके से उनके साथ जो गालन गलौज का रवैया चल रहा है। सर लेकिन एक दूसरी जानिब आम माफी का भी ऐलान कर दिया गया है सर। जो लोग वापस आना चाहेंगे, घर का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो ये भी मुमकिन है कि बहुत से लोग जो हैं वो वापस हो जाएं आम माफी का ऐलान सुन के। डॉक्टर साहब देखिए एक बात ले आइए, देखिए मैं आपको बोलूं कि अपना, मैं इसमें कोट करूंगा, एक हदीस शरीफ है। हदीस का मफहूम कुछ इस तरीके से है कि सबसे बड़ी जो अपना बुरी चीज वो है किसी इंसान की तजलील करना। ठीक है, आप पहले उन लोगों की तजलील करते हैं, बुरे तरीके से उनको तजलील करके उनको पहले उनके घरों से, उनके लॉजेस से निकालते हैं। वो हथकंडे नहीं काम आते तो आप उनके वो कहीं और शिफ्ट होते हैं, एक किस्म के पनाह लेते हैं जाके, आप वहां उनके पीछे लोग भेजते हैं। फिर उसके बाद उनको लाइव इंटरव्यूज में टीवी में उनके साथ गालन गलौज तक करते हैं, तजलील की इंतहा करते हैं। आप उनके जमीर को जो है बिल्कुल झुंझला के रख देते और फिर आम माफी का ऐलान कर देते। अफसोस अगर ये माइंडसेट है हमारा डॉक्टर साहब, मैं तो बल्कि फिर उन सबको बोलूंगा कि मेहरबानी करके अपनी जमीर की आवाज को जो है और पुख्ता करें। जाम शब्बीर साहब, सोशल मीडिया पे चल रहा है सर कि आज ये लोग जो जिनको कहा जा रहा है जिन्होंने अपने जमीर का सौदा किया है, ये लोटे हैं, ये पैसों पे बिक गए, सर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अगर ये कल वापस चले आते हैं तो इनसे ज्यादा ईमानदार और सच्चे लोग कोई नहीं होंगे। यही बातें फिर पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पे चलाई जा रही होंगी। डॉक्टर साहब वही अपना बात है, कल का दिन था, आपको याद होगा, कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, यहाँ प्राइवेट जहाज निकल रहे थे जो मेंबर्स को उठा के ला रहे थे, उस वक्त वो जमीर की आवाज थी। तब ये बोला जा रहा था वाह जबरदस्त, ये जो आ रहा है देखिए जी, ये जमीर की आवाज से जहाज में बैठ के आ रहे हैं। तो कल वो सच्चे थे, कल उनके जमीर सच्चे थे। आज जब वो ये इधर जाके उसी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर ला रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि वो चोर भी है, उनके जमीर भी जो है वो अपना वो जो नहीं है, और वो जो है अपना आप उनको जो है बुरा भला कह रहे हैं। कल वही लोग जो है आपको ठीक लग रहे थे क्योंकि आपके हक में थे। आज अगर वो हक की बात करके आपको छोड़ रहे हैं तो आप उल्टा उनको कोस रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनको जो है हम नीचे लेके आए और किसी भी तरह तजलील करके भी उनको वापस लेके आए। तो मेरे ख्याल में ये डबल स्टैंडर्ड है और ये अपना पीटीआई गवर्नमेंट को जो है पहले दिन से उनके डबल स्टैंडर्ड थे। ये लोग तो उनके बीच में, उनके हल्के में उनके साथ रहे डॉक्टर साहब,
इनसे ज्यादा करीब से तो उनको किसी ने देखा ही नहीं होगा। आज वो उनके खिलाफ होकर गवाही दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये आम माफिया कह देना और ये इस तरह बोलना, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और एक पॉइंट होता है जी, जब तक सब लोग जो है हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उनकी बर्दाश्त ने भी जवाब दे दिया है। उन्होंने ना अवाम की कदर की है, ना अपने मेंबर्स की कदर की है, ना इनको इस चीज से कोई सरोकार है, ना वो इंसान को इंसान समझ रहे हैं, ना उनके पास किसी की कदर है। तो बेकदरों की तो फिर इसी तरीके से होता है डॉक्टर साहब, जो आपके सामने है। बाकी ये सर क्या समझते हैं, क्या 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 अपोजिशन कुछ डिले हुई इन चीजों में जिसकी वजह से इस ताखीर का फायदा हुकूमत उठाना चाह रही है, या अगर शायद आप लोगों में पीडीएम में पहले ही इत्तेफाक हो जाता और आप लोग पहले ये तहरीक-ए-एतमाद टेबल कर लेते तो शायद हालात डिफरेंट होते? डॉक्टर देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है मशावरत का, इसमें आपको पता है बैठ के बातें करना, पॉइंट्स उन पे जो है लाजमी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन शुरू में तो इस गवर्नमेंट को ये टाइम जो मिला, ये ऑपोजिशन ने दिया ताकि वो कल ये ना बोले कि हमें पावर मिला ही नहीं और तो काम करने से रोक दिया गया था पहले से। देखिए हर किसी, इनको बहुत फ्रीडम, बहुत फ्री टाइम मिला है। इन्होंने अपनी मर्जी से जो है मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इन्होंने प्लानिंग के तहत, मैं तो कहता हूँ, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ना इनके पास कोई पहले प्लानिंग थी मुल्क चलाने की, ना इनके पास कोई किसी किस्म का कोई सिस्टम था, ना इनको कोई अंदाजा था, ना इन्होंने कोई होमवर्क किया था। मुल्क की इकोनॉमी डुबा दी, मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी, एग्रीकल्चर आपने तबाह कर दी, जॉबलेसनेस आपके पास है, इन्फ्लेशन आपकी हाईएस्ट है, बिजनेस आपके पास है नहीं, लोग आपके मुल्क छोड़ने को तैयार हैं। बाहर से ओवरसीज तो आए नहीं, बल्कि जो यहाँ थे वही बेचारे यहाँ से भागने को तैयार हो गए। तो बेसिकली उस सब का जो निचोड़ है वो यही निकला है कि आखिर ऑपोजिशन को ही आगे आना पड़ा। आखिर इन लोगों की रहनुमाई कौन करेगा? इसी अच्छा जाम शब्बीर साहब, मुझे बताइएगा सर कि नुसरत वाहिद की तरफ से जो एमएनए है पीटीआई की, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि उनको 16 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, आइंदा इलेक्शंस में रिजर्व सीट के ऊपर कंफर्म्ड सीट भी ऑफर की गई। कितनी सच्चाई है सर इसमें, कहाँ तक हकीकत है, ये बताएं। देखिए ना सर, मेरे ख्याल में मैं अब इस चीज पे ज्यादा तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको देखा मुझे बताएं कि इस किस्म से अगर सियासत करनी होती तो ये तो बहुत पहले अपना ऐसी चीजें सामने आ चुकी होती। आज तक एटलीस्ट हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी तरफ से तो ऐसा ना पहले सोच थी ना आज सोच है। या अगर एमएनए भी हैं तो हल्किया बातें कर रहे हैं, वो भी हल्किया वो। तो सर ये इतना बड़ा इल्जाम है, इस पे आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? मतलब अगर कोई भी एमएनए इस तरह उठ के आपके ऊपर इल्जाम लगा दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे 20 करोड़ रुपए ऑफर किए, इस पे कोई सबूत या कोई मतलब जो डेफेमेशन होती है उसका कोई सूट तो फाइल किया जाना चाहिए ना पार्टी की जानिब से। ये तो एक तरीके से, अगर ये बात सच नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी मतलब वो डेफेमेशन है ना, आपकी पार्टी को डिफेम किया जा रहा है बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। जी यकीनन डॉक्टर साहब, इस पे मुशावरत हो रही है और आगे भी होगी। पार्टी लीडरशिप और जिस तरह वो इंस्ट्रक्ट करेंगे उस तरीके से इसका एक्शन जरूर लिया जाएगा। अभी इस चीज पे मुशावरत चल रही है और अपना वैसे तो इस चीज में कोई सदाकत नहीं है और लाजमी इसके लिए हमारे पास अपना कानूनी ऑप्शन है जो हम जरूर यूज करेंगे। अच्छा बस सर लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि अगर इन रहनुमाओं को, यानी ये जो एमएनएज हैं जो आपके साथ हैं, अगर किसी वजह से इनको वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर उस सूरत में भी क्या आपकी गिनती पूरी है? क्या आपको यकीन है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, बीएपी, काफ लीग, तमाम लोग आपके साथ हैं? यानी ये लोग अगर वोट ना भी दें, ये एमएनएज जो कि मुनहरिफ एमएनएज हैं पीटीआई से, इसके बगैर भी गिनती पूरी होती है सर आप लोगों की? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, गिनती हमारी बिल्कुल पूरी है। हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले भी ये बोला है और बिल्कुल हमारे नंबर्स पूरे हैं। और अगर हमें तो ये उम्मीद है कि ये मेंबर्स हमारे साथ ही रहेंगे और इंशाल्लाह ताला वो कॉन्फिडेंट है हम इस चीज में, वो मेंबर्स भी कॉन्फिडेंट है। लेकिन उनका वो वक्त गुजर गया जिस वक्त उनको जितना डरा धमका सकते थे वो गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश कर ली है। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ ही है और हमारे पास मेजोरिटी है और इनकेस अगर वो ना भी हो तो हमारे पास इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मेजोरिटी है। सर अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन एक और मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा आपसे पूछ लूं, ये लोग अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या बाय इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको टिकट देकर एडजस्ट कर लेगी अपने? यानी इसका मतलब ये होगा कि फिर बाय इलेक्शंस में आपकी तरफ से कोई मेंबर नहीं खड़ा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके साथ मिल गए थे, डिस्क्वालीफाई होते हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो बाय इलेक्शन भी हो सकते हैं, फिर क्या सूरत हाल होगी? जी बिल्कुल डॉक्टर, इसका लीडरशिप डिसाइड करेगी। हम पार्टी वर्कर्स हम सब अपनी लीडरशिप को ही ये बोला जाता है, तो लाजमी वो डिसाइड करेंगे। जो लोग इस तरीके से जो हमारे साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला लीडरशिप बिल्कुल इनको कंसिडर करेगी और लाजमी इनको जो है उस हिसाब से अपने साथ रखेगी यकीनन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाम शब्बीर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली जाम शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के हवाले से, जिनका दावा है कि जी उनको ऑफ़र की गई और कुछ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ऑफ़र की गई, लेकिन फिर भी वो ठुकरा कर उन्होंने अपने कप्तान इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। दूसरी जानब आपको ये बताते चलें कि वो अरकान जिन्होंने अपनी वफादारी तब्दील कर ली या अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया, उनके घरों पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रमेश कुमार के घर पे एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस हवाले से बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। शहजाद कुरैशी और दीगर रहनुमा जो हैं वो उन्होंने थाने में भी धरना दिया और इस बात पे एहतजाज किया कि एक पुरअमन एहतजाज जो कुछ दूर हो रहा था उसके हवाले से लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया। नाज़रीन, आपको भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA नुसरत वाहिद ने भी एक दावा किया है कि उन्हें करोड़ों रुपए यानी 16 करोड़ रुपए उन्हें ऑफर किए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने तहरीक इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेंबर नेशनल असेंबली हैं नुसरत वाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। नुसरत वाहिद साहिबा, एक तरफ तो अपोजिशन के दावे हैं कि अब जो है ना वो हुकूमत के पास नंबर्स नहीं रहे और जब से जो आपके MNAs थे जो मुनहरिफ हो गए हैं, जो अब खान साहब का साथ छोड़ गए हैं और अपोजिशन के कैंप में जा बैठे हैं, अब ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी सूरत जब तक कि कोई ऐसी कोई मौजज़ा हो जाए और ये तहरीक के अदम एतमाद रुक जाए, इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही। हालांकि अब भी हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, नाकाम हो चुकी है। आप समझती हैं कि इतनी यानी एक मजबूत जो हुकूमत है उसको इतनी आसानी से ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और अब ये तहरीक अदम एतमाद क्या नाकाम हो सकेगी? क्या कहती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत इतनी मजबूत है कि अपोजिशन की 11 जमातें मिल के भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। आज आपने देख लिया अदालत ने क्या फैसला सुनाया। किसी इंडिविजुअल को कोई किसी और को वोट देने का हक नहीं है। जिस जमात के हैं वही जमात में वो काउंट होंगे। तो अब इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद तो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा न खास्ता हम लोग हार जाएं। हम जीतेंगे इंशाल्लाह। हमें अपने अल्लाह पे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने के लिए जिस मिशन पे निकले हैं प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान को इज्जत दिलाने के लिए, पाकिस्तान के लिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो दुनिया याद करे पाकिस्तान को अच्छे नाम से, अच्छे उसका एक क्राइटेरिया हो, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 इस पर बहुत हद तक कामयाब हो गए और इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होंगे। और ये अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आपने इंकशाफ किया कि आपको भी ऑफ़र की गई और 16 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए, आने वाले इंतखाबात में रिजर्व्ड सीट पर कन्फर्म्ड सीट की भी आपको ऑफ़र की गई, मुझे बताइएगा कि ये ऑफ़र किसकी जानिब से की गई, किसने की, कितने की ऑफ़र की, क्या तफसीलात थी? ऐसे तो कोई भी दावा कर सकता है कि जी उसे ऑफ़र की कर दिए गए पैसे तोड़ने की कोशिश की गई। सबूत क्या है इसका? क्या तफसीलात बताना चाहेंगी? जी हाँ, मुझे ऑफर्स हुई हैं और हमारे को हो रही हैं। आज हमारी PMC मीटिंग थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको कितने कितने की ऑफ़र हुई है। मुझे तो बहुत कम की ऑफ़र हुई है एक्चुअली। तो सारे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आप तो बहुत कम वैल्यू लगाई है उन्होंने, क्या करें। तो लेकिन खैर ये तो नहीं मैं बता सकती कि किसने की थी, लेकिन ये बता सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से थी और 16-16 करोड़ की थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर तो ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर क्या लाएमल होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का या आपकी पार्टी का? जो अरकान हैं उनके साथ क्या किया जाएगा और जो लोग वफादारी के साथ खड़े रहे उनके साथ क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई तो वज़ीर-ए-आज़म का क्या लाएमल होगा? एक्चुअली नंबर एक तो होगी नहीं।
और नंबर 2 अगर हो भी गई ना तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले कहा था कि मुझे वज़ीर आज़म बने रहने का इतना शौक़ नहीं है जितना शौक़ ये है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करूं। तो हम चले जाएंगे, वो अपने वनिगाला चले जाएंगे, हम सारे अपने घरों में चले जाएंगे और अपने अपने इलाके में दोबारा से कैंपेन शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हुए, इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट होगी जो भी होगी, लेकिन ये नौबत आएगी नहीं और अगले इलेक्शन में हम दोबारा से इतनी तबाही मचा के आएंगे कि ये सोच भी नहीं सकते। जो सिंध हमसे छीना गया था वो भी हमें दोबारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुसरत वाहिद हमारे साथ मौजूद थी और इनका ये कहना था कि वैसे तो लगता नहीं कि जो तरीके अदम एतमाद है वो कामयाब हो सकेगी, लेकिन अगर कामयाब होती है तो वज़ीर आज़म बनी गाला चले जाएंगे, हम लोग अपने घर चले जाएंगे और फिर अगले इलेक्शन में हम मज़ीद पावर के साथ आएंगे। लेकिन नाज़रीन, वक्त बताएगा कि इस पर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई है, इस हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे कि आया जो अरकान असम्बली हैं जो कि यानी अब मुनहरिफ हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या इनको वोटिंग से रोक दिया जाएगा? इनकी कानूनी हैसियत क्या बनती है? और दूसरी जानिब ये जो 14 दिन के अंदर असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया, अगर कोई ऐसा उज़्र होता है, कोई इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है, तो क्या ये इजलास ताख़ीर से भी बुलाया जा सकता है? इन तमाम वालों से बात करेंगे। यहाँ एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। जो वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया है आर्टिकल 63 यानी 63A के हवाले से इसकी तशरीह के लिए, जिसके तहत जो है दरख्वास्त पर समाअत जो है वो 24 मार्च को होगी और इस पे सदारती रेफरेंस के हवाले से हम कानूनी राय लेना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जनाब ज़ीशान अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी सर, ये जो हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि अरकान असम्बली को 63A के तहत वोट कास्ट करने से पहले ही, यानी चूंकि पार्टी पॉलिसी है कि तहरीक अदम एतमाद जिस दिन उसकी वोटिंग हो उस दिन कोई हुकूमती रुकन जो है वो असम्बली ना जाए, तो अगर कोई रुकन भी असम्बली जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी डिसीजन या पार्टी इंस्ट्रक्शंस की खिलाफ वर्जी करता है और फिर वो सेक्शन 63A के तहत, आर्टिकल 63A के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्पीकर उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? डॉक्टर साहब, इसमें देखिए हुकूमत की जो पॉलिसी है कि अपने मेंबर्स को वो मना कर रहे हैं या अब तक जो वो इंडिया दे रहे हैं कि जो उनके मेंबर्स हैं वो असेंबली ना जाएं, और जो जाएगा उसका मतलब है वो पार्टी पॉलिसी को, पार्टी लाइन को टो नहीं कर रहा और वो डिफेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आर्टिकल 63A से। लेकिन देखिए इस वक्त तो बहस ये चल रही है और उन्हीं यानी जिस पे बहस हो सकती है वो ये कि क्या किसी रुकने पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली जाने से गवर्नमेंट रोक सकती है या नहीं रोक सकती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर यह है कि आर्टिकल 63A ट्रिगर ही होगा वोट देने के बाद। वो जो डिस्क्वालिफिकेशन बाय डिफेक्शन है वो होगी जब वो मेंबर पार्लियामेंट वोट देगा अगर पार्टी लाइन के खिलाफ, उसमें फिर उसका पूरा प्रोसीजर, उसका वोट लेकिन वैलिड है, वोट काउंट होगा उसका, लेकिन फिर उसका पूरा प्रोसीजर है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो हेड हैं वो डिसीजन देंगे कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि इसने पार्टी डिसीजन के खिलाफ वर्जी की है। वो स्पीकर को जाएगा, स्पीकर उसको इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पे उस आदमी को, बल्कि पहले 2 दिन का शो कॉज किया जाएगा। इवन जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है वो भी 2 दिन का शो कॉज या उसकी एक्सप्लेनेशन लेने से पहले डिक्लेरेशन नहीं देगा। डिक्लेरेशन आने के बाद वो जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर साहब फिर उसको फॉरवर्ड करेंगे टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस मेंबर को नोटिस करके बुलाएंगे और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंबर्स के पास रखे, यानी इलेक्शन कमीशन में वो इशू
चलेगा और फिर वो उसको फाइनल करेंगे कि ये डिक्लेरेशन ठीक है या गलत है। और अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि डिक्लेरेशन ठीक है तो वो मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और उसके बाद भी एक रेमेडी मौजूद है कि विद इन 30 डेज जो है वो मेंबर अगर वो एग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकता है। लेकिन अब आज के सिनेरियो में इस सारी बहस को अगर हम समअप करें तो क्वेश्चन ये है कि क्या उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर वो देता है क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। मेरा इस पे जवाब या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि इसमें दो नजीरें हमें मिलती हैं 63A के हवाले से। लेकिन पहले तो ये बात समझने की है कि जो 63A है ये इंट्रोड्यूस ही पहली दफा 1997 में हुआ 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। इससे पहले ये पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं था कि डिस्क्वालिफिकेशन बाय इनहराफ करने की पार्टी से इनहराफ करने की वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। सब फ्लोर क्रॉसिंग है ना इंट्रोड्यूस हुआ जी। फिर ये LFO में इसको कंटिन्यू रखा गया, फिर इसको 18वीं तरमीम में भी कंटिन्यू रखा गया। तो अब इसका ये बैकग्राउंड है 63A का। लेकिन इस पे दो हमें नजीरें मिलती हैं, एक आयशा गुलालई का केस है और एक केस मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन इन दोनों में जो स्टैंडर्ड कोर्ट ने फिक्स किया वो ये किया कि एक तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट एविडेंस चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो एक्ट है, जिस एक्ट को आप कह रहे हैं इनहराफ किया पार्टी से, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना चाहिए। तो यहाँ एक बात समझने की है कि अभी जो मेंबर्स जिनको ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे मेंबर्स जो है वो पार्टी लॉयल्टीज उन्होंने चेंज कर ली है, इस बेसिस पे मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि 63A का यू कैन से कि वो ट्रिगर नहीं होगा उनके खिलाफ जब तक वो फ्लोर ऑफ द हाउस में वो एक्ट ना करें जो पार्टी की पॉलिसी या पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट हो। तो ये अच्छा, उसके लिए फ्लोर ऑफ द हाउस जरूरी है नहीं? अगर कि अब चूंकि बेशतर अरकान जो हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनकी इंटेंशन जाहिर हो चुकी है, वो पब्लिकली इस बात डॉक्टर को सबसे अहम सवाल ये है कि आप अगर इंटेंशन, फॉर एग्जांपल आप जैसे कह रहे हैं, आपने फरमाया कि इंटेंशन जाहिर हो चुकी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 63A का इत्तलाक इंटेंशन पे नहीं होगा। देखिए इस तरह की कोई, जैसे मैं आपको इस पे एग्जांपल दे सकता हूँ कि किसी भी क्रिमिनल यानी किसी भी क्राइम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्राइम करने की नीयत पे सजा नहीं है जब तक वो अमल ना किया जाए। इसी तरह पार्टी के फैसले को इनहराफ करना विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए जरूरी ये है कि वो जो अमल जिसको आप इनहराफ कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देना, यहाँ पे तो यही बात रेलेवेंट है। तो जब तक ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये एक्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट करेगा नहीं, जब तक उसको डिक्लेरेशन मेरे हिसाब से नहीं दिया जा सकता। अच्छा सर, एक बात ये भी पूछना चाहूंगा कि जो आइन में मौजूद है कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी होता है, तो क्या कोई उज़र अगर हो तो 14 दिन के बाद भी बुलाया जा सकता है, ताखीर भी की जा सकती है? सर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा उज़र मेरे हिसाब से तो उज़र बनाया जा रहा है। देखिए 14 दिन तो मैक्सिमम पीरियड है ना। अगर हमारे ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को कोई इशू भी था कि OIC हो रही है तो इस वजह से उनकी डेट्स भी पता थी, लेकिन देखिए ना, एक्ट्स स्पीक वॉल्यूम ना। अब अगर 14 डेज तो मैक्सिमम पीरियड है तो आप 7 डेज में बुला लेते, 5 डेज में बुला लेते, आप उसको 14 डेज तक लेके क्यों गए? और अब आप उधर ये दे रहे हैं कि क्योंकि OIC हो रही है तो इस वजह से हम नहीं बुला पाएंगे। तो देखिए एक अपेरेंटली प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट तो हुआ है बज़ाहिर, बट हाँ दूसरी डिबेट आज पूरा दिन ये चलती रही कि जी ये कोई आर्टिकल 6 हो गया। तो मेरी राय में खैर आर्टिकल 6 तो नहीं होता, कोई आइन से इनहराफ करना, आइन को सबवर्ट करने के इक्वल या उससे इक्वेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आइन शिकनी जरूर हुई है, आप ये कह सकते हैं कि 14 डेज, देखिए ना 14 डेज दिया हुआ है मैक्सिमम पीरियड। अच्छा, और आप 5 दिन में भी बुला सकते थे ना इजलास, अगर जो है ना वो गवर्नमेंट ये समझती थी कि हमारे पास वोट नंबर मौजूद है और हम जो है वो अगर गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट होती तो पहले बुला लेते। इस कंट्रोवर्सी में इतना इसको टूल देने की जरूरत ही। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे कहना चाहूंगा कि वजीर आजम को एतमाद का वोट कब लेना पड़ता है? एतमाद के वोट लेने की ये तो एक तो तरीका है, एतमाद है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत कब पड़ती है सर?
मैं वो यस कह रहा हूँ। इसमें देखें ये सदारती इख्तियार है। देखिए वैसे तो आप हमारे आइन को अगर इस वक्त देखें जिस शक्ल में आज है जी ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें वजीर आजम की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्ट करना लाजमी है मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस के लिए। बट आइन में ही कुछ ऐसे इख्तियारात सदर पाकिस्तान को दिए हुए जी। हैं जो सदर पाकिस्तान की डिस्क्रिप्शन पे हैं। जी उनमें वन ऑफ दी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये महसूस करें कि वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके हैं तो वो उनको ही कैन आस्क टू वजीर आजम कि आप एतमाद का वोट लें। ये सवाबदीदी इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। बस यही थे सर, वक्त मुख्तसर है, मुझे बताइएगा बस यही एक प्रोसीजर है या कोई और भी प्रोसीजर मौजूद है? नहीं, फिलहाल तो यही प्रोसीजर है कि जी या तो आपका मोशन आएगा नो कॉन्फिडेंस का या सदर पाकिस्तान कहेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। अच्छा सर, अगर सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अगर चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब नहीं होती, लेकिन दूसरी जानिब ये जो अराकीन हैं, जो मुनहरिफ अराकीन हैं, ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और हुकूमत अपनी गिनती खो बैठती है, तो उस सूरत में भी तो वज़ीर आज़म जो है वो एतमाद खो बैठेंगे, मेजॉरिटी का एतमाद नहीं रहेगा उस सूरत में। डॉक्टर साहब यहाँ पे हो नहीं डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा सा एक चीज को जरा अप्रिशिएट कीजिए प्लीज कि अगर नंबर पूरे होंगे तो नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल आज 172 की जरूरत है, 172 अगर नो कॉन्फिडेंस को मोशन को रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो वजीर आजम तो ऐवान की मेजॉरिटी खो चुके हैं और खत्म हो जाएंगे। सर मैं उस सूरत में बात कर रहा हूँ कि कुछ अराकीन अपोजिशन के एब्सेंट हो जाते हैं, आप समझ लें, वो नहीं पहुंच पाते, या गिनती इन लोगों के मिलने के बावजूद भी गिनती पूरी नहीं होती, कुछ भी सर उसकी उज़र हो सकता है। उस सूरत में एक तरफ तो ये तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो गई, लेकिन 12-13 मेंबर्स चूंकि डिस्क्वालीफाई हो गए इसलिए हुकूमत की भी गिनती पूरी नहीं रही एतमाद की, फिर क्या होगा सर? सर वैसे एक बात आपको बताऊं, डिस्क्वालीफाई होने में जो 63A को पूरा नाफिजुल अमल करने में भी 15-20 दिन का टाइम तो वैसे ही मौजूद है सर। ठीक, इतनी आराम से तो नहीं होंगे, और फिर उसमें एक अपील भी मौजूद है 30 डेज में। यानी ये नहीं कि जिस दिन आपने वोट दिया उसी दिन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उस दिन तो एक्ट होगा वो जो। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन ये बता देंगे, डिस्क्वालीफाई करने के बाद उस डिस्क्वालिफिकेशन से पहले जो एक्ट किया गया होगा जिस पे डिस्क्वालीफाई होता है, क्या वो एक्ट लायबल रहेगा या वो एक्ट भी खत्म हो जाएगा, ये बता दीजिएगा। नहीं सर, वो एक्ट तो देखिए ना, अगर वो एक्ट है और उसको पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर जो है वो समझता है कि वो पार्टी के फैसले से नाराज किया तो डिक्लेरेशन वो देगा, एक्ट तो रहेगा अपनी जगह, एक्ट तो नहीं खत्म होगा ना। आप ये यानी वो वोट जो उसने दे दिया वो वैलिड रहेगा, वो वोट खत्म नहीं किया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी? नहीं बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वोट कैसे खत्म होगा, वो तो काउंट हो जाएगा ना। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, कानूनी माहिर एडवोकेट ज़ीशान अब्दुल्ला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।